और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे से कम समय में बड़ी साजिश, दंगे की साजिश, अयोध्या में दंगे वाली साजिश को योगी ने कैसे बेनकाब कर दिया, आइए आपको बताने जा रहा हूं। कितनी बड़ी साजिश थी, पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, राम की नगरी अयोध्या के साथ यूपी से पूरे देश को दहलाने की। ये मैं तस्वीरें मैप के जरिए आपको दिखा रहा हूं। मैप दिखाइए। मैप के बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, तस्वीर प्ले करिए। ये आप देखिए किस तरह से अयोध्या की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीरों को प्ले करिए फुल स्क्रीन लेकर, जल्दी फास्ट। और देखिए इन तस्वीरों को, ये देखिए, ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है लाल घेरे में, फुल स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए। लाल घेरे में शख्स जो नजर आ रहा है, इसने टोपी लगा रखी है और ये कैसे निकल कर जाता है, फुल स्क्रीन देख रहे हैं आप तस्वीरें। ये देखिए, अयोध्या में ये दंगे की साजिश रची गई। अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। बाइक वाला आपको नजर आ रहा है, सर पे टोपी लगाए हुए, एक बाइक आगे, एक बाइक उससे पीछे। दो बाइक में 4 लोग सवार थे और एक शख्स उतर के आया जिसने टोपी लगाई, हाथ में एक पेपर लिए है और ये पेपर ले जाकर मस्जिद के बाहर रख दिया गया दंगा भड़काने के लिए। दंगे वाली साजिश उत्तर प्रदेश में करने की तैयारी, ये कौन लोग कर रहे थे मैं अब आपको बताऊंगा। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि योगी ने कैसे इन्हें फ्लॉप किया है। ये पहली तस्वीर है। आइए अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 24 घंटे में, ये आप देख रहे हैं, ये वो पेपर है, ये मस्जिद का गेट आपको नजर आ रहा है। मस्जिद के गेट के बाहर ये पेपर फेंका गए थे जिससे उत्तर प्रदेश, राम की नगरी अयोध्या को दंगे की आग में झोंका जा सके। पुलिस मौके पर पहुंची है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और योगी की पुलिस ने 24 घंटे से कम समय में, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सिर्फ 24 घंटे से कम समय में योगी की पुलिस ने इन लोगों को धर दबोचा है। तो अयोध्या में यह दंगा प्लान था, जिस दंगे प्लान को योगी की पुलिस ने फेल किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे इस साजिश को नाकाम किया गया, राम की नगरी में कैसे यह बड़ी साजिश रची गई है। दिखाइए जरा, ग्राफिक्स दीजिए। और ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आप देखिए पुलिस नजर आ रही है। अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। होना क्या था, अयोध्या में दंगा फैलाने की साजिश थी। मस्जिद के बाहर पवित्र ग्रंथ फाड़कर फेंक दिए गए। पोस्टर में अपशब्द लिखकर मस्जिद के गेट पर फेंक दिया गया। रात 2 बजे टोपी लगाकर बाइक पर आए थे बदमाश। 4 बाइक पर सवार थे ये 8 आरोपी। घटना के तुरंत बाद योगी की पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। एसएसपी, आईजी, डीएम ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जांच के लिए पुलिस ने टीम बनाई। फौरन मस्जिद के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और योगी की पुलिस ने 24 घंटे में पूरी साजिश बेनकाब कर दी। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 लोग इसमें शामिल हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी घटना से ये आरोपी नाराज थे, तो जहांगीरपुरी का बदला अयोध्या में लेना चाहते थे। हिंदू संगठन से जुड़े हैं ये सभी आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और महेश मिश्रा समेत 7 लोगों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। जरा फिर से देखिए, मैं अब आपको दिखा रहा हूं, ये है वो 7 लोग जिनकी गिरफ्तारी की गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे योगी ने इसे फ्लॉप किया है और योगी ने कैसे साफ कर दिया था कि कार्रवाई सभी पर बराबर होगी। तो योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 24 घंटे में, सोचिए अयोध्या में कितनी बड़ी साजिश हो रही थी। अयोध्या में अगर दंगा भड़कता, अयोध्या में 1992 में भी दंगा नहीं हुआ, वहां रहने वाले लोग ये बताते। देखिए जरा, तो योगी पर विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करती है। एक विशेष वर्ग के खिलाफ एक्शन होता है योगी राज में। एनकाउंटर से लेकर सीए प्रोटेस्ट में एक्शन को वो बार बार गिनाते हैं विरोधी। लेकिन आज मैं इन सारे आरोपों की पोल खोलूंगा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। पहले इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या में मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक पोस्टर डाले गए, पवित्र ग्रंथ फाड़कर फेंक दिए गए। इसके बाद योगी की पुलिस एक्शन में आई। सिर्फ 24 घंटे के भीतर अयोध्या को सुलगाने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कोई मिश्रा जी है तो कोई पांडे जी है। जिस तरह बुलडोजर को लेकर योगी ने कभी धर्म नहीं देखा और फिर लाउडस्पीकर का शोर खत्म करने में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कोई अंतर नहीं किया, योगी का शासन ऐसा ही, मतलब हर एक्शन बराबर से हुआ है। धर्म और जाति का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इन 7 आरोपियों का नाम भी आपको बताऊंगा
हिंदू संगठन से जुड़े इन आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई हो रही है। जी हां, रासुका के तहत कार्रवाई हो रही है, जिसे आप एनएसए के नाम से जानते हैं। इस कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों को योगी पर हमले के लिए कोई नया बहाना ढूंढना होगा, क्योंकि योगी दंगाइयों से लेकर माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ हमेशा सख्त एक्शन लेने में भरोसा रखते हैं। सुनिए जरा योगी को। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सीमावर्ती क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने नई सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए ई प्रोसिक्यूशन में सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। और आइए मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि आखिर ये अमन के दुश्मन कौन थे, ये कौन थे जिन पर योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 24 घंटे से कम वक्त में इन्हें पकड़ लिया। ये देखिए, महेश कुमार मिश्रा जिन पर रासुका लगाई योगी ने, प्रत्युष श्रीवास्तव इन पर भी रासुका लगेगा, नितिन कुमार इन पर भी रासुका के तहत कार्रवाई होगी, दीपक कुमार गौड़ इन पर भी रासुका लगेगी, ब्रजेश पांडे इन पर भी रासुका लगेगी, शत्रुघ्न प्रजापति इन पर भी रासुका लगेगी, और विमल पांडे भी रासुका के तहत कार्रवाई होगी। ये नाम बताने का मकसद सिर्फ उन पार्टियों को है जिन्हें लगता है कि जब तुष्टीकरण किया जाएगा तभी धर्मनिरपेक्षता साबित होगी, आप अपीजमेंट करेंगे तभी आप सेक्युलर कहलाएंगे। लेकिन योगी का डंडा सब पर बराबर से चलता है। आइए अब आपको बताएं रासुका है क्या भला। देखिए जरा, रासुका के तहत कार्रवाई का मतलब क्या है। दंगाइयों के खिलाफ भी इस तरह की रासुका पहले योगी ने लगाई है। ये देखिए जरा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहा जाता है रासुका को। यह बेहद सख्त कानून है, आपको बताऊं, बिना एफआईआर इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। किसी व्यक्ति से खतरा होने पर एनएसए लगाई जाती है। बिना जमानत 3 महीने हिरासत में रखा जाता है। हिरासत की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। बिना जमानत 3 महीने तक जेल में रहेंगे। हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करना जरूरी नहीं होता है। हिरासत की अवधि को 3-3 महीने बढ़ाकर 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो योगी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। आइए अब आपको दिखाता हूं, सुनिए जरा एसएसपी और आईजी ये बड़े एक्शन और बड़ी गिरफ्तारी के बाद क्या कह रहे हैं। साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को, और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। मस्जिद के सामने 26/27 की रात में आपत्तिजनक चीजें डाली, और ये बहुत अच्छी बात रही कि पुलिस की तत्परता से और लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से उन चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया। गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई थी, जो सामान इस्तेमाल हुए थे, जो साजिश करता थे, वो सारे के सारे लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, और जो लोग शेष हैं उनको भी हम जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों को कि आखिर अयोध्या राम की नगरी निशाने पर क्यों थी, क्यों यह कोशिश थी कि अयोध्या में दंगा भड़काया जाए, और उसके बाद इसका असर कहां तक होगा। देखिए जरा, तो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं राम की नगरी अयोध्या का दरअसल अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है। पहली चीज, अयोध्या में किसी घटना का असर बड़ा होगा, यह मकसद था। आपको बताऊं, इसकी गूंज देश के साथ साथ दुनिया तक सुनाई देगी। योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर दरअसल बेहद सख्त है। योगी राज की वापसी में लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा हाथ है। दंगाइयों माफियाओं पर लगातार एक्शन जारी है। यूपी में अराजक तत्वों के खिलाफ योगी ने पहले दिन से सख्त एक्शन लिया है। योगी राज में दंगे का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। रामनवमी जुलूस पर भी आपको याद होगा यूपी में एक पत्थर तक नहीं चला। लाउड स्पीकर विवाद को बेहतर तरीके से योगी ने हैंडल किया है। और ईद से पहले अब कोशिश है माहौल खराब करने की। योगी की पुलिस ने नापाक मंसूबे फेल कर दिए हैं पूरी तरह से, और यही वजह है कि योगी के लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त है। ये बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग लेकिन बहुत खुश हैं। सुनिए जरा। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों आपस में मिलजुल के रहते हैं, और इन लोगों की जो नापाक साजिशें हैं उसको
जो है कामयाब नहीं होने दिया जाता है। और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे संगठनों को, ऐसे लोगों को। इसकी वजह से इनके हौसले बुलंद हैं। हम चाहते हैं कि योगी की सरकार है, ईमानदारी से जो है वो जो गुनहगार हैं उनको सजा देनी चाहिए। कुछ लोग तो खराब माहौल कर दे रहे हैं, तो एक के पीछे तो हर आदमी गंदा हो जा रहा है। बाकी सब सही है। चंद लोग जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उससे यहाँ के भाईचारे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हम लोग हमेशा यहाँ मिलजुल कर रहे हैं और इसी तहजीब को हम लोग कायम रखेंगे। कुछ ऐसे मतलब लोग हैं तो ये उग्रवादी टाइप के लोग जो हैं, जो अमन चैन को क्रम बरकरार नहीं रखना चाहते, वो आपस में झगड़ा फसाद करवाना चाहते हैं। हम लोग तो ये अल्लाह का दुआ करते हैं कि हम लोग खुशहाल रहें, सब भाई हिंदू मुसलमान मिल के सब ये कर रहें, यहाँ पे भाईचारा सब बना रहे। तो आपको बताऊं, सिर्फ यूपी नहीं, महाराष्ट्र में भी दंगे की बड़ी साजिश, दंगे की क्या बड़ी प्लानिंग हो रही है। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए अगली जगह जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के धुले से। देखिए क्या तस्वीरें आई, देखिए ये तस्वीरें महाराष्ट्र के धुले से आई हैं। ये तलवार जो आप देख रहे हैं, यहां से वहां तक आपको तलवारें नजर आ रही हैं चमचमाती हुई। ये नई तलवारें, ये सारी तलवारें कहां से आई हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देखिए जरा, ये तस्वीरें, ये जो तलवार की खेप है, ये सब बरामद कहां से हुई है? ये सब मिली है महाराष्ट्र के धुले में। ये तलवारें मिली है, पुलिस ने पकड़ी है ये सारी तलवारें। और ये देखिए दर्जनों तलवारें। आखिर क्या होने वाला था महाराष्ट्र में? कौन सी बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा था, बड़े दंगों का, जो सीधे उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक था? कोई बड़ी साजिश थी। आइए मैं आपको बताऊं कि इस साजिश में आखिर क्या क्या बरामद हुआ है, पुलिस को कितनी तलवारें मिली है और क्या षड्यंत्र रचा गया है। देखिए ये आपके सामने आ गया है। देखिए तलवारों का अंबार लगा है। धुले में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। तलवार, खंजर समेत 90 हथियार जब्त हुए। 90 स्कॉर्पियो से ये सारी तलवारें बरामद की गई हैं। इनमें से 89 तलवार और 1 खंजर जब्त किया गया है। लकड़ी के 2 बक्सों में इन तलवारों को रखा गया था और जब्त हथियारों की कीमत आपको बताऊं 7 लाख रुपए बताई जा रही है। 1 महीने के अंदर यह दूसरी बड़ी बरामदगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है अब तक और आर्म्स एक्ट के तहत इन सब के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो प्रवीण पाटिल, एसपी धुले जो है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सस्पेक्टेड स्कॉर्पियो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, तो गाड़ी की छानबीन करने के बाद उसमें उनको 90 वेपन्स मिले हैं। उसमें 89 सोर्स है और 1 खंजीर है। 4 एक्यूज अरेस्ट किए हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पता चला है कि चित्तौड़गढ़ से ये वेपन लाए हैं और जालना के लिए ये ले जा रहे थे। अभी किस कारण ये ले जा रहे थे, इसकी इंक्वायरी चल रही है। और बड़ा सवाल आपको बताऊं, ये तलवारें लाई कहां से गई? महाराष्ट्र में कहां से, किस राज्य से पहुंची? देखिए जरा, मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र के अंदर ये तलवारें राजस्थान के चित्तौड़गढ़, जी हां, चित्तौड़गढ़ से इसे आगे बढ़ाएंगे, चित्तौड़गढ़ से ये महाराष्ट्र पहुंची है, यानी धुले में। सुनिए जरा, बीजेपी का कहना यही है इस पर कि आखिर कांग्रेस राज से हथियार क्यों महाराष्ट्र लाए जा रहे हैं, किस मंशा के तहत लाए जा रहे हैं, सुनिए। महाराष्ट्र की भूमि पर शस्त्र भेजने वाले कौन वे लोग हैं? इस साजिश और षड्यंत्र में किसका हाथ है? उस भूमि से शस्त्र आते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। क्या यह संजोग है या सोची समझी साजिश? क्या ठाकरे सरकार इसके मूल तक जाकर इसकी जांच करेगी कि जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है उसी प्रांतों से ये शस्त्र महाराष्ट्र में कैसे आ रहे हैं? और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। और यह बड़ी खबर है, शाहीन बाग में तालिबानी ड्रग्स आखिर कहां से आया? शाहीन बाग, ये देख रहे हैं, ये देखिए पैसा ही पैसा यहां से वहां तक आपको नजर आ रहा है। ये 30 लाख रुपए कैश मिला है। ये ड्रग्स मिली है शाहीन बाग से। ये वही शाहीन बाग जहां सीए का प्रोटेस्ट महीनों चलता रहा। यही खबर आई थी बुलडोजर चलेगा, और उसी शाहीन बाग के घर से देखिए कहां से आया ये कैश, कहां से आई ये तालिबानी ड्रग्स। करोड़ों रुपए की ड्रग्स है। तो आपको बताता हूं शाहीन बाग का तालिबान कनेक्शन है क्या, देखिए जरा। उसके पीछे वजह क्या है?
और कहां से ये ड्रग्स निकल कर आया ये देख रहे हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं पैसा, कैश और ड्रग्स, दोनों ही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। शाहीन बाग में थोड़ा बहुत नहीं, 100 किलो ड्रग्स मिला है, 100 किलो ड्रग्स। ये ड्रग्स अफगानिस्तान से लेकर आई गई है। जूट की बोरियों में ड्रग्स को रखा गया था। मौके से 30 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, 30 लाख रुपए। हवाला के जरिए यह सारा कैश लाया गया। नोट गिनने की मशीन भी बाकायदा इसके साथ बरामद हुई है। काफी समय से हेरोइन की तस्करी हो रही थी और कई राज्यों में इसकी शाखाएं भी चलाई जा रही है। तो शाहीन बाग में अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो तार देश के कई राज्यों से, शहरों से जुड़ेंगे। किराए के मकान से इस कारोबार को चलाया जा रहा था। गुजरात से मिली जानकारी पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है और इंटरनेशनल सिंडिकेट का लिंक भी सामने आया है। समुद्र और बॉर्डर के रास्ते ड्रग्स आई है और पेड़ों की डाली में छिपाकर इस ड्रग्स को लाया गया था। फिर ऑनलाइन शॉपिंग से इस ड्रग्स को लेकर आया गया। जो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए कोरियर कंपनीज हैं, उनके जरिए इस ड्रग्स को लाया गया। अलग अलग सामान में यह ड्रग्स पाई गई है। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में इसकी सप्लाई होनी थी 100 किलो ड्रग्स की। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कहा, सुनिए। यहाँ पे ड्रग्स लाया जाता था और यहीं से फिर दूसरी जगहों में भेजा जाता था। अब अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में वो किराए पे था। हम इस बारे में और भी अन्वेषण करेंगे। ये उन्होंने रेंट किया हुआ था, रहता कहीं और है। ये इसी पर्पस के लिए, ये ड्रग ट्रैफिकिंग पर्पस के लिए उसने रेंट किया था। पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान, पीपल फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी नाम अभी मैंने जैसा बताया आपको, ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत ही प्राइमरी स्टेज है, प्रिलिमिनरी स्टेज है। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, ये सारे जो आपके सवाल हैं उसके विल बी। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो तालिबानी ड्रग्स भारत में आ रही है, इसका रूट मैप क्या है, कैसे ये अफगानिस्तान से भारत में दाखिल होती है। फुल स्क्रीन जरा मैप देखिए आप, ये आपके सामने। पहला रूट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ये जम्मू कश्मीर होते हुए भारत में घुसती है। दूसरा मैप देखिए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बॉर्डर से राजस्थान में घुसती है तालिबानी ड्रग्स। तीसरा रूट देखिए, अफगानिस्तान से कराची पोर्ट समुद्र के रास्ते और वहां से कच्छ, गुजरात के कच्छ, जामनगर के रास्ते दाखिल होती है। चौथा रूट देखिए जरा तालिबानी ड्रग्स का, अफगानिस्तान से कराची पोर्ट और कराची पोर्ट से मुंबई तट। यह है इसका चौथा रूट भारत में घुसने का। आइए अब मैं आपको बताता हूं अफगानिस्तान की अफीम, ये ड्रग्स कितनी मशहूर है, कितनी खास तरह की होती है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान की तस्वीरें हैं और ये जो खेती आप देख रहे हैं, ये जो फूल आप देख रहे हैं, यही है अफीम का फूल। यही अफीम की खेती अफगानिस्तान में होती है। कहा गया तालिबान राज में कम हो जाएगी क्योंकि इस्लाम में हराम है, लेकिन अब यही कमाई का जरिया है। तालिबान ने भी इसको हरी झंडी दे दी और यही वजह है कि करोड़ों की अफीम अलग अलग रूट के जरिए भारत में आती है। तो आपको बताते हैं कि आखिर अफगानी ड्रग्स इतनी खास होती क्यों है और अफीम और हेरोइन में फर्क क्या है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये अफीम का फूल देख रहे हैं। अफगानी हेरोइन सफेद रंग की होती है, आपको बताऊं, और मार्केट में इसका सबसे ज्यादा डिमांड है। 1 किलो की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। 1 किलो में 7 किलो ड्रग्स बनती है। 1 किलो अफीम में 7 किलो ड्रग्स बनती है। हेरोइन जो है ये भी अफीम से बनती है और सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट होता है अफीम से बनने वाला, वो हेरोइन कहलाता है। अफगानिस्तान सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश भी है। हर महीने औसतन $300 से ज्यादा की कमाई है और 2021 से पहले 6000 टन अफीम उत्पादन होता है। तो आपको बताऊं, जिससे 320 टन हेरोइन बनाई जाती है और तालिबान ने अफीम पर प्रतिबंध का दरअसल ढोंग रचा है। तालिबानी सत्ता में अफीम खेती पर बैन लगा हुआ है। अफगानी ड्रग्स की कई खेप बरामद हुई है इससे पहले। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं योगी बनाम उद्धव ठाकरे की। ये कौन कह रहा है? ये खुद उद्धव के चचेरे भाई कह रहे हैं। योगी के मुरीद हो गए दरअसल राज ठाकरे। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। राज ठाकरे कैसे योगी के मुरीद बन गए हैं,
और इतने मुरीद हो गए योगी के कि वो उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हैं सीधे सीधे। ये जो आप देख रहे हैं, ग्राफिक दीजिए जल्दी से। राज ठाकरे ने बाकायदा ट्वीट किया है। राज ठाकरे ने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, ये आपके सामने आ गया है। ये देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। राज ठाकरे ने योगी की जमकर तारीफ की है। राज ठाकरे ने कहा, योगी के काम के तरीके का खुलकर समर्थन किया है राज ठाकरे ने। खासकर लाउड स्पीकर अभियान पर बधाई दी है योगी को। साथ ही राज ने उद्धव सरकार पर तंज भी कसा है। राज ने महाराष्ट्र सरकार को भोगी सरकार कहा है, उद्धव की सरकार को। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं, भोगी सरकार है। दरअसल राज उद्धव सरकार के एक्शन से नाखुश हैं। राज चाहते हैं कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर बैन लगे। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं, भोगी सरकार है, यह कहना है राज का। उन्होंने राज्य सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। 3 मई तक अगर बंदिश नहीं लगी लाउड स्पीकर पर तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। राज ने पूरे महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दे रखी है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने सख्त एक्शन नहीं लिया है अब तक। इसी से राज नाराज है। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो चुका है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, दिखाता हूं कि आखिर राज ठाकरे योगी के मुरीद हुए क्यों। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व हेच आहे, त्यांनी सांगितलं होतं। उत्तर प्रदेश के लाउड स्पीकर की आवाज महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। योगी राज की गूंज अब महाराष्ट्र में सुनाई देने लगी है। 3 मई तक हम लोग रुके और 3 मई के बाद देश भर की हर एक मस्जिद जो लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे, हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए। ये गूंज कितनी जबरदस्त है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को घेरने के लिए राज ठाकरे को योगी आदित्यनाथ का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि राज ठाकरे ने ईद तक महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दिया था और उस पर अब तक अमल होता नहीं दिख रहा है। 3 मई तक हम लोग रुके और 3 मई के बाद देश भर की हर एक मस्जिद जो लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे, हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए। वो 5 बार अगर नमाज पढ़ेंगे, 5 बार अगर वो अजान देंगे तो हम लोग 5 बार उनके बाहर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे। तब राज ठाकरे की इस धमकी के बाद शिवसेना ने रिएक्शन भी दिया था और राज को महाराष्ट्र का असदुद्दीन ओवैसी तक बता दिया था। मुझे लगता था कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों में है और एमआईएम सिर्फ मुसलमानों में है, लेकिन एम का मतलब यहां कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं। लेकिन शिवसेना को भी पता है कि राज की धमकी को वो हल्के में नहीं ले सकती। और तब तो और जब उसने बीजेपी से भी पंगा ले रखा है और उन पार्टियों के साथ सत्ता में है जिस पर हिंदुत्व के खिलाफ काम करने के आरोप लगते रहे, जबकि हिंदुत्व ही शिवसेना की रोजी रोटी रही है। तो बड़ी वजह क्या है राज ठाकरे जो योगी के मुरीद हो गए, उसकी पहली बड़ी वजह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये योगी आदित्यनाथ ने देखिए मंदिर से लाउड स्पीकर हटवा दिए। राज ठाकरे यही चाहते हैं महाराष्ट्र में कि लाउड स्पीकर हट जाएं। ये मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये मस्जिद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मस्जिद से भी लाउड स्पीकर हटने लगे उत्तर प्रदेश में। इसीलिए राज ठाकरे योगी के मुरीद हो गए हैं और राज ठाकरे हमला कर रहे हैं उद्धव ठाकरे पर। राज ठाकरे अकेले नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी हमला कर रही है राज ठाकरे पर और योगी की तारीफ कर रही है। ये आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की पत्नी खड़ी है। उन्होंने लिखा, ए भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से। तो अकेले अमृता नहीं है, राज बब्बर सोचिए, वो भी लिख रहे हैं। यूपी में जीत ना सके जो लोगों का भरोसा, कैसे कहेंगे कि चाहिए कर्नाटक में भी मौका।
मूव करेंगे इसे, यह कहना है राज बब्बर का। लेकिन आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं और उससे पहले दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ एक वजह नहीं है, केवल लाउड स्पीकर वजह नहीं, एक और बड़ी वजह है। ये आप देख रहे हैं योगी का जो बुलडोजर है, आज भी बुलडोजर चला है, गाजियाबाद में योगी का बुलडोजर चला है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त। ये मेरठ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरठ में जो बुलडोजर चला है। अगली तस्वीर दिखाइए तो योगी का बुलडोजर हो, लाउड स्पीकर हो, सब बराबर से चल रहा है। यह गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए, ये तस्वीरें आप फुल स्क्रीन लीजिए। गाजियाबाद में देखिए कैसे लाउड स्पीकर चला है और बुलडोजर चला है, जिसके बाद अब ये तुलना होने लगी है उद्धव बनाम योगी की, उद्धव बनाम योगी की तुलना होने लगी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए मैं बताने जा रहा हूं अब जो बात राज ठाकरे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दोनों की तुलना अगर करेंगे तो योगी महंत हैं, हिंदूवादी हैं। उद्धव ठाकरे, उद्धव की सियासत भी हिंदूवाद पर ही रही है। योगी सीएम बनने से पहले 5 बार सांसद रहे, उद्धव सीएम बनने के बाद पहली बार विधायक बने। योगी की अगुवाई में बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है और बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, एनसीपी कांग्रेस के साथ उद्धव ने सरकार बनाई है। यह फर्क है दोनों में। यूपी में एनडीए को 275 सीटें मिली है और उद्धव के बारे में कहूं 2024 में उद्धव की अब पहली परीक्षा होगी जब चुनाव होंगे। सियासत में योगी ने खुद अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उद्धव को सियासत विरासत में मिली है, विरासत संभाल रहे हैं। लाउड स्पीकर पर योगी ने गाइडलाइंस बनाई और उद्धव ने भी लाउड स्पीकर पर निर्देश दिए थे, लेकिन एक्शन देखिए कहां हुआ। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सब ने इन गाइडलाइंस का पालन किया और अब उद्धव की असली परीक्षा ईद के मौके पर होगी जब लाउड स्पीकर चलेंगे। योगी राज में 41,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर पर एक्शन हुआ है और उद्धव राज में महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अब तक एक्शन का इंतजार है। यूपी में गुंडे माफिया अपराधियों पर योगी ने बुलडोजर चलाया, महाराष्ट्र में अपराध के खिलाफ बड़े एक्शन का इंतजार है अभी। अब आइए आपको सुनवाते हैं कि योगी और उद्धव में क्या कह रहे हैं, कौन बेहतर मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश की नहीं, ये पूरे भारत की जनता चाह रही है कि जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार है और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री है, ऐसे ही मुख्यमंत्री पूरे भारत में होना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो राज ठाकरे जी हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे का खून दौड़ रहा है और महाराष्ट्र में वाकई निश्चित रूप से एक उद्धव ठाकरे के रूप में भोगी मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी है और महाराष्ट्र में भोगी है। राज ठाकरे जी इस बात को अगर उन्होंने ट्वीट करके लोगों को बताया है तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। महाराष्ट्र में जो आतताई सरकार है वह जनता के दुखों को नहीं समझती है। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनता के दर्द को समझते हैं, किस तरह लोग सुबह शाम। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की एक और अगली खबर है, बड़ी बात नवनीत की करेंगे जो फिलहाल जेल में। नवनीत की बेटी ने आज चालीसा पाठ किया है, अपने मां बाप के लिए प्रार्थना की है। नवनीत राणा की मासूम बेटी को आप देख रहे हैं जिन्होंने आज पूजा अर्चना की है। बेटी ने मां बाप की रिहाई के लिए पूजा की है। आपको बताते हैं नवनीत की कल जमानत पर सुनवाई होने वाली है। देखिए जरा, सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर चालीसा पाठ का ऐलान करके नवनीत राणा बुरी तरह फंस गई। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा इस समय जेल में हैं। कोर्ट में राणा दंपति की रिहाई को लेकर सुनवाई हुई थी तो अदालत ने भी नवनीत और उनके पति पर सवाल उठाए थे। राणा दंपति की रिहाई को लेकर घर वाले भी चिंतित हैं। नवनीत की 8 साल की बेटी आरोही ने अपने माता पिता की रिहाई के लिए घर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। स्क्रीन पर आप नवनीत राणा के अमरावती स्थित घर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान नवनीत की 8 साल की बेटी आरोही ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। तो कल बड़ा दिन है नवनीत राणा के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और लड़ाई शुरू हो गई है हिंदी को लेकर। ग्राफिक्स प्लेट दीजिए। हिंदी पर बॉलीवुड बनाम साउथ सिनेमा हो गया है। अजय देवगन और सुदीप आपस में भिड़ गए। 2 बड़े स्टार हिंदी को लेकर भिड़ गए, आमने सामने हो गए, एक दक्षिण भारत से और एक बॉलीवुड से। आइए देखें
लड़ाई दोनों को किस बात को लेकर हुई है, ये आप देख रहे हैं अजय देवगन को, और सामने है सुदीप। दरअसल हुआ क्या, साउथ के एक्टर किच्चा ने हिंदी पर सवाल उठाए। जो किच्चा को आप देख रहे हैं मेरे आगे खड़े हैं, इंटरव्यू में कहा इन्होंने कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है। उस पर अजय देवगन ने जवाब दिया, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं तो अपनी फिल्में हिंदी में क्यों डब करते हो? दक्षिण भारतीय फिल्में जो हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी और हमेशा रहेगी। इसके बाद सुदीप ने लिखा, आपने जो हिंदी लिखी मुझे समझ में आ गई, क्योंकि हमने हिंदी का सम्मान किया है और प्यार किया है। लेकिन मैंने जो लिखा, मेरी प्रतिक्रिया अगर कन्नड़ में होती तो क्या आपको समझ आता? सुदीप ने जवाब दिया, क्या हम भी भारत के नहीं है सर? अजय देवगन को। अजय ने लिखा, मैंने फिल्म इंडस्ट्री को एक रूप में देखा है। उन्होंने लिखा, सभी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी भाषा का भी सम्मान होगा। शायद अनुवाद में कुछ कमी थी, यह लिखा अजय ने। सुदीप ने लिखा, अनुवाद और व्याख्या सिर्फ एक धारणा है, जाने बिना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। खुशी होती कुछ क्रिएटिव चीजों पर अगर अजय देवगन ने ट्वीट किए होते। उन्होंने अजय को यह बात लिखी है। आइए, तो ये जो दो स्टार के बीच जो हंगामा हुआ, उसके बाद हंगामा सड़क पर शुरू हो गया है। जी हां, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कर्नाटक में किस तरह से ये हंगामा हुआ। ये देखिए जरा, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, अजय देवगन की फोटो लेकर अजय देवगन के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तो संभव है जल्द ही ये जो हंगामा है ये खत्म होगा। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे।